हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू मोटावाई क्लासेस। दिस इज योर मेंटोर अभिषेक शर्मा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 और जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज वी नो फर्स्ट चैप्टर मैंने पहले ही करा दिया है इससे पहले, और ये लगातार सीरीज में इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर में एक के बाद एक कंप्लीट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से। एंड एज द नेम सजेस्ट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सेक्टर्स क्या होते हैं? अलग अलग डिवीजन, अलग अलग पार्ट्स किसी भी चीज़ के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। तो जो इंडियन इकोनॉमी है उसके अगर सेक्टर्स की बात करें तो वी हैव डिवाइडेड दीज सेक्टर्स इनटू 3 मेजर पार्ट्स। और आपके क्लास 10th के सिलेबस में सिर्फ ये 3 सेक्टर्स ही दे रखे हैं, 11th 12th में। और इफ वी टॉक अबाउट द हायर एजुकेशन, उसमें कुछ सेक्टर्स एक्स्ट्रा इंक्लूडेड हैं जो न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्टर्स हैं वो। बट आपके सिलेबस और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिर्फ आपके 3 सेक्टर्स होते हैं। एंड द इंडियन इकोनॉमी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 major parts. And what are they? First part is on the basis of nature of economic activity. पहला किसके हिसाब से डिवाइडेड है? On the basis of nature of economic activities, यानी किस टाइप की एक्टिविटीज हमारे इकोनॉमिक एरिया में हो रही है ना, उसके बेसिस पे हमने उस सेक्टर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। व्हाट आर दे आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आगे डिटेल में इसके बारे में डील करेंगे, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज 3 पर्टिकुलर सेक्टर्स। बट यहाँ पे मैंने क्या बताया? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, की किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैपन हो रही है उस एरिया में। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, किसके अकॉर्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, कि भाई एम्प्लॉयमेंट कैसा, कंडीशंस कैसी हैं, जनरेट हो रहा है एम्प्लॉयमेंट या नहीं हो रहा है, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये कितने टाइप की होती है? ये भी 3 टाइप की है, यानी कि अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का पहला टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इंडियन इकोनॉमी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज द टर्शरी सेक्टर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड सेकंड इज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर, सेकंड इज प्राइवेट एंड थर्ड इज द जॉइंट सेक्टर। ठीक, तो आगे स्टार्ट करते हैं अपना। तो हम पहला डील करेंगे कौन से वाला, कौन सा सेगमेंट की बात करूंगा मैं? कौन से वाले की? नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करूंगा। तो पहला हमारा सेक्टर है, फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर। इस प्राइमरी क्यों बोलते हैं? क्यों? सबसे बेसिक सेक्टर है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों बोलते हैं बच्चा इसके बारे में? क्योंकि बेटा इस प्राइमरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो जमीन से जुड़ी हुई है, यानी कि जो बेसिक नेसेसिटी है किसी भी चीज की, अगर वो से लिंक्ड है तो कौन सेक्टर का पार्ट होगा? प्राइमरी सेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्योंकि हमें जितनी भी बेसिक चीजें मिलती हैं वो कहां से मिलती हैं? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। फॉर्म्स ऑल द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके लिए बेस का काम करेगा वो कौन सेक्टर होता है? प्राइमरी सेक्टर। एग्जांपल्स, माइनिंग। कौन सा माइनिंग? कैसे, बेस कैसे है? देखो कोल निकल रहा है, उससे पावर जनरेशन हो रहा है, कोल निकल रहा है उससे और चीजें बन रही है, कोल निकल रहा है इंडस्ट्रीज में हेल्प दे रहा है, फ्यूल जनरेशन में काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा फ्यूल काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, स्टील को हम पिघला करके उसका यूज कर रहे हैं। पहला कौन सा है? माइनिंग। जैसे कि माइनिंग से क्या क्या निकलता है? कोल और आयरन। अगर हम बात क्वेश्चन आता है कि माइनिंग ऑफ आयरन इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, कौन सा आंसर होगा? प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है मिनरल्स एक्सट्रैक्शन, क्योंकि इसमें भी निकाले जा रहे हैं, आगे प्रोसेस होंगे ना। अभी बेसिक क्या है? बेसिक जो नीड है वो चीज हमें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो कौन सा? मिनरल एक्सट्रैक्शन। थर्ड यहाँ पर दे रखा है एग्रीकल्चर, यानी क्रॉप्स और लाइव स्टॉक, यानी कि हम जानवरों को ही पाल रहे हैं, अगर कोई बंदा जानवरों को पालता है और उससे क्या करता है? दूध निकाल कर बिकता है, उससे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाता है, वो भी किसका पार्ट है? प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री एंड नेक्स्ट इज फिशिंग। अगर आप मछलियों को पालते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं मत्स्य पालन। कौन सा पालन? मत्स्य पालन। मछलियों को पालना, मत्स्य पालन। ठीक है, तो जो फिशिंग है वो भी किस टाइप की एक्टिविटी है? प्राइमरी सेक्टर की। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, दिस इज सेकेंडरी सेक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्यों? देखो जब भी कोई सामान खेतों से निकल के आया,
माइनिंग हुई, अब उसको यूजफुल गुड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि उसको वैल्यूएबल गुड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ गुड यानी कि रॉ मटेरियल इनटू सम वैल्यूएबल गुड्स, इट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। और जहां पर होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक। और जिन इंडस्ट्रीज में होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दूसरे सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, यानी यहाँ क्या होगा, चेंज इनटू अदर फॉर्म्स। एग्जांपल क्या होगा, फैक्ट्रीज कम अंडर दिस सेक्टर। जो फैक्ट्रीज होती हैं वो किस सेक्टर में आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्यों आती हैं, क्योंकि भैया इससे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इंडल्ज होती हैं और उसमें कुछ वैल्यूएबल गुड को बनाया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन, इसको लिया गया है ना, आयरन और ली गई, इसमें कैल्शियम यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, क्रोम, इन सबको मिला करके यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिला करके हीट अप किया गया विद द हेल्प ऑफ कोल, और क्या बनाया गया, स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील। तो ये जो बना है स्टील और स्टेनलेस स्टील, ये किसकी बदौलत बन गया बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बदौलत। थर्ड इज टर्शरी सेक्टर। कौन सा तीसरा, टर्शरी सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम, अब देखो हमने कुछ जमीन से खोदी, माइनिंग की, माइनिंग करने के बाद कोई प्रोडक्ट बाहर निकाला, उसको प्रोसेस करके प्योरीफाई करके उसको हमने मार्केट में भेजा, इंडस्ट्री में बना, वो प्योरीफाई हुआ, फाइनल गुड में बना। लेकिन अब एक चीज बताओ, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए, बेचने के लिए को चाहिए। अब आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए, कस्टमर्स की आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए भी हमें कुछ चाहिए होगा, कोई बंदा चाहिए होगा, कुछ एजेंसी चाहिए होंगी, वो किस में आएंगी, वो सभी किस में आएंगी, सर्विस। क्यों, क्योंकि ना तो ये खोद रहे हैं उसको, ना ही क्या कर रहे हैं, ना ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बस इसको क्या कर रहे हैं, सेल और परचेस कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सर्विस सेक्टर। अब इसमें वो सभी काम आएंगे जिसमें कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, वो सभी काम आएंगे जिसमें किसी भी नई चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, इसके बिना हो ही नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए किसी बंदे ने टोमेटो प्रोडक्शन किया, टोमेटो प्रोड्यूस किए, उसको एक फैक्ट्री में बेच करके उसकी टोमेटो सॉस बनवाई, लेकिन अब उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो क्या वो जो इकोनॉमी है वो सही चल पाएगी, नहीं। उसको बेचने वाले लोग नहीं है, क्या सही चल पाएगी इकोनॉमी, नहीं। अब मान लीजिए किसी को बंदे को लोन की जरूरत है, बैंकिंग सर्विसेज के लिए लोग नहीं है, तो क्या इकोनॉमी चल पाएगी, नहीं। यानी कि दोनों सेक्टर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी को, दोनों को प्रोसेस करने के लिए किसकी जरूरत है हमें, टर्शरी सेक्टर की। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द सेक्टर्स, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। आगे जॉब्स कम्स अंडर, जॉब्स मोस्टली जो जॉब्स होती हैं दोस कम्स अंडर दिस सेक्टर, जैसे कि बैंकिंग है ना, अकाउंटेंसी यानी कि अकाउंट से रिलेटेड, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं कहूं कोई बंदा ड्राइवर है तो वो कौन सेक्टर में आएगा, यानी जितने भी ड्राइवर्स होंगे किस में आएंगे, इसी में आएंगे। मैंने कहा स्कूल में, स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स किस में आते हैं, टर्शरी सेक्टर में। ये सभी किसका पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट है। क्लियर। एग्जांपल मैंने बता दी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंट सर्विसेज, ड्राइवर्स एज वेल एज टीचर्स, ऑल आर द पार्ट ऑफ सर्विसेज। देखिए मैं भी टीचर हूं, दो आई एम योर मेंटोर, लेकिन का तो टीचिंग एक्टिविटी ही रहा हूं ना, तो उसमें क्या हो रहा है, अब मैं खड़े होकर यार कुछ नया नहीं बना रहा हूँ, ये स्मार्ट बोर्ड है, इसका स्टाइलस है, और भी चीजें जो लगी हुई है, कैमरा है, माइक है, इससे मैं कोई नया कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, है ना। इफ आई टॉक अबाउट द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी बात कर रहा हूँ। हालांकि आप लोगों की स्किल एनहांस होगी, पढ़ने के बाद आप किसी भी फील्ड में स्किल्ड होगे, लेकिन मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, जहां प्रोडक्शन हो रहा हो वहां पे कोई नई चीज प्रोड्यूस होकर के नहीं आ रही है ना, तो ये किसका पार्ट है, इसलिए किसका पार्ट है, टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। ये अगर आप समझ गए तो आगे का चैप्टर बहुत इजी रहने वाला आपके लिए। आगे कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, यानी जो भी हम तीनों हमने पढ़े, कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों को कंपेयर करेंगे अगर। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, हाउ कैन आई कंपेयर 1 kg ऑफ राइस विद अ पैकेट ऑफ बिस्किट। क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ, बताओ, 1 किलो राइस को एक पैकेट बिस्किट के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, जो कि प्राइस लगभग सेम रहती है, नहीं कर सकता। वैल्यूज अदर देन द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, यानी कि वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड। जो भी हम सामान खरीदते हैं, कुछ भी हम परचेज करेंगे, उसके हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो हमें मिलती है। और इकोनॉमिक की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई प्रोडक्शन कितना हुआ है, इन पॉइंट्स का मतलब मैं बता रहा हूं, उसमें प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, मैंने कहा कि इसमें एक साल में 100 रुपए का प्रोडक्शन किया,
इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज की बात करूं, इसमें मैंने कहा मैं इसमें 200 या 280 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ, ठीक। अब मैंने कहा टर्शरी का, मैं कहा इसमें भैया 320 रुपए का एक साल में प्रोडक्शन हुआ, यानी कि एक्टिविटी जो फाइनल वैल्यूज थी गुड्स एंड सर्विसेज की उसकी बात कर रहा हूँ। टोटल प्रोडक्शन कितना होगा किसी कंट्री में, लगाइए 700 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ, यानी मैं कहूंगा इस जीडीपी में, यानी किसी भी कंट्री का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 700 रुपीज, कितना 700 रुपीज। इस तरीके से हम टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू निकालते हैं और इसी को हम बोलते हैं टोटल जीडीपी। क्या, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री विद इन अ पर्टिकुलर ईयर इज नोन एज जीडीपी। The total sum of values of final goods and services produced in all sectors during a particular year provides a total production in a country is known as a GDP। समझे? दोबारा समझाता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसको हम और क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर, इसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इसको क्या बोलते हैं, सर्विस। 3 सेक्टर्स हैं हमारे पास, अभी तीनों की बात करेंगे। प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होगा बच्चों, जो भी माइनिंग हो रही है, कोई प्रोडक्शन हो रहा है, यानी प्रोडक्शन किसका, फिशरीज का, और किसका हो रहा है, मैंने कहा मिल्क प्रोडक्ट्स बनने, निकाला दूध या दूध बेक करके आ रहा मार्केट में, किसमें आएगा, इसमें। मतलब एक साल में टोटल प्रोडक्शन हुआ कितना, 80 रुपीज का, है ना, एक साल में टोटल। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इससे जो निकले हुए प्रोडक्ट से, प्राइमरी सेक्टर से निकले हुई चीजों को हमने प्रोसेस किया, अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें बना करके, यानी कि उनकी वैल्यू एनहेंस हुई, वैल्यू एनहेंस हुई। तो मैंने कहा इसमें टोटल प्रोडक्शन हुआ एक साल में 220 रुपीज का। तीसरा, जो टोटल सर्विसेज हमने प्रोवाइड की, भाई ट्रांसपोर्टेशन थी, बैंकिंग थी, ये सब जो सर्विसेज प्रोवाइड हुई, स्कूलिंग थी, ट्रेनिंग पार्ट था, आफ्टर सेल सपोर्ट था, कस्टमर केयर सपोर्ट था, इसमें मैंने कहा मैंने टोटल जो खर्च हुआ, टोटल जो हमने किया वो हमने किया 200 रुपीज। अब देखो टोटल कितना हो रहा है, टोटल कितना हुआ 300 प्लस 200 इज इक्वल टू 500 रुपीज इन अ ईयर। तो टोटल जीडीपी क्या होगी हमारी, दिस विल बी द टोटल सम एंड इट विल बी कॉल्ड एज द जीडीपी। क्लियर टू ऑल? मूविंग फॉरवर्ड, हिस्टोरिकल चेंज इन द 3 सेक्टर्स। अब देखो अभी जैसे चीज चली आ रही थी वैसे चली आती, हमारी जरूरत को पूरा कर रही होती तो भैया कोई इशू नहीं होता। लेकिन अब इशू क्या आया कि जिस तरीके जो सीक्वेंस चला रहा था शुरू से, उस सेक्टर का सीक्वेंस वो नहीं रहा, एकदम से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ। दुनिया में जो और चीजें होनी थी उनके कंपैरिजन में भी हमारे यहाँ अलग चेंजेस हुए, इसलिए अब हम पढ़ेंगे इसको, हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर। क्या प्राइमरी सेक्टर में क्या चेंजेस हुए, चेंजिंग नेचर ऑफ द फार्मिंग, यानी जिस तरीके हम पहले फार्मिंग करते थे वो उस तरीका चेंज हो गया। क्यों? ड्यू टू न्यू मशीनरी। किसकी वजह से? ड्यू टू न्यू मशीनरी, यानी जब नई मशीनरी आई उसके साथ एग्रीकल्चर करने का तरीका चेंज हो गया, प्रोडक्शन बढ़ेगा। एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि न्यू मशीनरी की वजह से क्या होगा बच्चों, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। सोचो एक इंसान मतलब अपने वही बैल को लेकर के, फार्मरा लेकर के, इन सब चीजों से खेती कर रहा है, उससे प्रोडक्शन कम होगा, है ना, सॉइल में पेनिट्रेशन कम होगा, जो सॉइल रिन्यू हो रही है ऊपर से नीचे हो रही है वो कम होगी, है ना। लेकिन एक इंसान जो एग्रीकल्चर मशीनरीज होती हैं उनको लेकर के यूज कर रहा है, ट्रैक्टर से और जो और चीजें उसके पीछे लगी होती हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, तो उसकी हेल्प से कर रहा है, तो सीधी सी बात है उसका मैनुअल इनपुट भी कम होगा, जल्दी काम होगा और क्वालिटी भी एनहांस होगी। कैसे होगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जल्दी होगा, पैसा बचेगा और टाइम बचेगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। इमरजेंस ऑफ न्यू सर्विसेज जैसे कि स्टोरेज हाउसेस। अब जब ये एक्सेस प्रोडक्शन होगा तो भाई जब ज्यादा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, है ना, तो मैं क्यों प्रोडक्शन करूंगा भाई कोई, तो जब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है मेरे यहाँ तो मैं क्या करूंगा, उसका क्या करूंगा, मुझे स्टोर करने के लिए कुछ जगह होनी चाहिए, भैया मैंने ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया तो खराब नहीं हो, जिसको जब जरूरत पड़े तो आराम से खा ही सकता है। तो इसलिए हमने क्या यूज किया, वेयर हाउसेस यानी कि स्टोरेज हाउसेस, जिनको हम जैसे आलू के लिए यूज होता है कोल्ड स्टोरेज, है ना, इस टाइप की जो फैसिलिटीज है उनको हमने स्टार्ट किया। इससे क्या होगा, जो इसका प्रोडक्शन था वो बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। अभी देखना एक कॉन्ट्रडिक्शन आएगा आगे, मैंने कहा इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। सेकेंडरी में क्या था, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर, एज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो इंक्रीज्ड। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट आल्सो इंक्रीज। क्यों? देखो इसमें न्यू मशीनरीज आएंगी तो न्यू मशीनरी कहाँ बनेगी, फैक्ट्री में बनेगी, किसी इंडस्ट्री में बनेगी, और इंडस्ट्री में जब बनेगी तो वो किसका पार्ट होता है, सेकेंडरी सेक्टर का। उसने किसको एनहांस किया, लोगों को, जो लेबर्स वगैरह हैं वो बढ़ेंगी, इंजीनियर्स बढ़ेंगे, कंपनीज बढ़ेंगी, उससे क्या होगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब बात आती है टर्शरी सेक्टर। In the past 100 years,
there has been another shift from the secondary to tertiary sector in the developed countries. देखो अभी तक क्या हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे गांव में, अगर मैं पहले पिछले 100 साल की बात करूं, प्रोडक्शन हो रहा था प्राइमरी सेक्टर में, फिर उसको प्रोड्यूस कर रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर में हो रहा था, उसको बेच दे रहे थे। लेकिन अब देखो, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, सर्विसेज ज्यादा देनी पड़ेंगी, इसलिए इसको इमर्स करना पड़ा। और लोगों का शिफ्टमेंट कहां से हुआ है, इससे तो पहुंचे कहां पे लोग, पहले इसमें, और फिर इससे भी लोग कहां पहुंच गए, इसमें, क्योंकि काम करना है कम और बेनिफिट्स हैं ज्यादा। द सर्विस हैज बीन बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। दीज आर ऑब्जर्व्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज। ये कहां ऑब्जर्व किया गया, डेवलप्ड कंट्रीज। क्या सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे ज्यादा कहां पर, प्राइमरी में, फिर कहां होना चाहिए, सेकेंडरी में, फिर कहां होना चाहिए, टर्शरी में। यानी कि ये एक स्टैंडर्ड आइडियल कंडीशन होनी चाहिए। सॉरी, कोई बात नहीं, कभी कभी सोशल साइंस की क्लास में गेम्स भी खेल लेने चाहिए, बोरिंग कम होते हैं। आइडियल कंडीशंस ये होनी चाहिए एक इकोनॉमी की ग्रोथ की, है ना। बट हमारे यहाँ क्या है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये समझ गए, क्यों, प्राइमरी में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। लेकिन टाइम के साथ प्राइमरी सेकेंडरी तो पीछे छूट गए, क्योंकि भैया इनमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है, फिर टाइम के साथ वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देगा। बट टर्शरी सेक्टर में वो बहुत जल्दी रिटर्न देता है, हार्ड वर्क कम करना पड़ता है, बस किसकी जरूरत होती है, थोड़ी सी स्किल की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक टीचर है, तो उसको कोई ज्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करना, बस जाना है स्कूल में, पढ़ाना, आ जाना है। ज्यादा ज्यादा क्या करना, नोटबुक चेक करनी है, पेपर बनाने हैं, उनको चेक करना है, ये सब होगा। प्रोफेसर उनका भी यही काम है। एक मान लीजिए जो कस्टमर केयर सेंटर्स होते हैं, उसमें बंदा जाएगा, अपना पीसी खोलेगा, उसके सामने बैठा रहेगा, इसी में बैठेगा ऑफिस में, और जो भी मैनुअल वर्क्स हैं वो अपने काम करता रहेगा, रिपोर्ट्स बनाएगा, जो भी बनाना है। लेकिन उसको फिजिकल वर्क कम करना पड़ेगा, रेपुटेड जॉब होती है, ऑफिस में बैठना है, इसी में बैठना है, दिन भर घूमना नहीं है। इसलिए ज्यादा लोग क्या प्रेफर करते हैं, टर्शरी सेक्टर्स में ही जॉब्स को प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस टर्शरी सेक्टर का बढ़ता जा रहा है। और मैं इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट आपको बता ही चुका हूँ। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आल्सो लेड टू द डेवलपमेंट इन सर्विसेज। जब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी बढ़ेंगे, ये बढ़ा, तो इसके लिए कौन सा बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, समझे। प्राइमरी बढ़ेगा तो सेकेंडरी बढ़ेगा, सेकेंडरी के बाद टर्शरी भी बढ़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी में बिना प्राइमरी के प्रोडक्शन के कुछ हो नहीं सकता। बेसिक सर्विसेज इंक्रीज लाइक हॉस्पिटलिटी, क्योंकि टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, सर्विसेज ही देते हैं, कुछ नया प्रोडक्शन हो नहीं रहा। एजुकेशन, पुलिस, कोर्ट्स, म्युनिसिपैलिटीज, बैंक, ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है हमारा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या हो रही है, इससे नीड बढ़ रही है, परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ रही है। कौन सी, परचेजिंग पावर पैरिटी, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ रही है। इससे क्या बढ़ेगा, इससे बच्चों प्रोडक्शन बढ़ रहा है, किसी चीज का प्रोडक्शन की जो नीड है उसको पूरा करने के प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों को नई नई जॉब्स मिलेंगी, है ना। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, नीड को फुलफिल करने के लिए वो सही सर्विसेज बढ़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग काम करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो भैया हॉस्पिटलिटी चाहिए, इसलिए भी टर्शरी सेक्टर में लोग ज्यादातर बढ़ते जा रहे हैं। एजुकेशन, अच्छे स्कूल चाहिए, ज्यादा स्कूल चाहिए, जिससे ज्यादा लोग एजुकेटेड हो। लोगों की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस चाहिए, और किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट चाहिए, एडवोकेट चाहिए। देखो इसमें एडवोकेट्स हो गए आपके, जज, है ना, इसके अलावा मुंशी, है ना, टाइपिस्ट, और जो भी लोग कोर्ट के आसपास रहते हैं, उन पर जो कोर्ट पर डिपेंडेंट है, वो सभी किसका पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का। म्युनिसिपैलिटीज, बैंक्स, क्योंकि भैया जब प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज होंगी, इतना सारा मैंने बताया ये, तो खरीदने वाले लोगों को भी क्या चाहिए होगा, पैसा, और बेचने वाले लोगों को भी पैसा चाहिए होगा, क्योंकि जो बेचेगा प्रोडक्शन करेगा, और प्रोडक्शन करेगा तो वो पैसा लेगा कहाँ से। जैसे कि मैं बताता हूँ, मान लीजिए मैं हूँ क्या, कस्टमर, और मुझे खरीदनी है एक टीवी। मैंने कहा एक टीवी जिसकी कॉस्ट है 40,000, लेकिन मेरे पास अभी जेब में सिर्फ है क्या, 20,000। तो मैंने क्या करूंगा, जो रिमेनिंग है 20,000, इसका क्या ले लूंगा, लोन लूंगा। क्या लूंगा, लोन। लोन के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, बैंक। अब बैंक ऐसा तो है नहीं कंप्यूटर में मैं कोई डाटा इनपुट करूंगा अपने आप दे देगा, नहीं, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टाफ की, है ना। जब स्टाफ की जरूरत पड़ेगी तो टर्शरी सेक्टर अपने बढ़ेगा। दूसरा, मैं हूं प्रोड्यूसर, और अभी आने वाली मान लो दीपावली, फॉर एग्जांपल अभी तो दीपावली चली गई है, लेकिन क्रिसमस आने वाला है। बट मैं एक कंडीशन मानता हूं कि अभी दीपावली या होली आने वाली है इंडियन मार्केट में, अब मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। क्यों करना है, क्योंकि नीड है भाई, सामान की नीड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब मुझे एक साथ बहुत सारे लेबर लगानी है, एक्स्ट्रा लेबर को चार्जेस देने हैं, बहुत सारा सामान उठाना है, उसके लिए मैं क्या लूंगा, लोन लूंगा। कहाँ से,
फ्रॉम कहां से, बैंक्स। तो लोन लूंगा दोबारा से फिर वही बात आ गई, अब क्या चाहिए होगा, स्टाफ चाहिए होगा, है ना, है ना, इसलिए भी टर्शियरी सेक्टर बढ़ रहा है। आगे, as the economic condition of the people has increased, they gave rise to some other services for comfort and personal well-being such as dining and tourism, dining out and tourism। इसके अलावा चाहे कोई भी कंडीशन हो, जब हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, लोकल लैंग्वेज में बात करें यानी कि अपने समझने वाली भाषा में कि हम कितना खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे ज्यादा है, हमारी इनकम ज्यादा है, सोर्सेस ऑफ इनकम ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा चीजों को बाय करेंगे, अपनी लाइफ जो लग्जूरियस लाइफ है उसको जीने की कोशिश करेंगे। तो उसी के लिए हम फिर जब पैसा ज्यादा आता है, आपने देखा होगा जिन घरों में पैसा कम होता है वो लोग बर्थडे अपना घर में मना लेते हैं, ज्यादा होता है वो क्या करते हैं, बाहर जाकर के शो ऑफ करते हैं या फिर सेलिब्रेट करते हैं। तो डाइनिंग आउट एंड टूरिज्म, पैसा अच्छा होगा, होगा तो घूमने भी जाओगे, जिन लोगों को पैसा नहीं है वो अपना काम करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी ने किसको बढ़त दिया, यानी कि किसको इंक्रीमेंट दिया, सेकेंडरी को, से दोनों ने मिलकर किसको दिया, टर्शियरी सेक्टर को, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा टर्शियरी एक्टिविटीज बढ़ेंगी और किसी भी चीज का प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन की वजह से नीड बढ़ रही है, नीड की वजह से जो नीड थी उसको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन हुआ, पैसा ज्यादा प्रॉफिट था, इसे परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ रही है, और उसकी दोबारा से मैं बोलूंगा तो प्रोडक्शन बढ़ा और जॉब्स भी बढ़ रही हैं। देखिए ये शायद एनसीईआरटी से उठाया मैंने, और इसमें शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी कब कंपेयर किया बच्चों, देखो कैसे जीडीपी में कितने परसेंट शेयर है, और यहाँ 2 ईयर दिए 1973 और 2003। अब देखो यहां पर इस अप्रोक्स जो था 45% है ना, यहाँ पर 45 से 65 यानी कि 20%, और यहाँ पर ये कितना है, लगभग 35%। यानी मैं 1973 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 अलग अलग ग्रुप्स में मैंने इसको डिवाइड किया। तो देखो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसमें था, पहले नंबर पे कौन आया, प्राइमरी, सेकंड पे कौन सा, टर्शियरी, तीसरे पे कौन सा था, सेकेंडरी। लेकिन 2003 की बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए कम कौन सा हुआ, प्राइमरी कितना देगा, अप्रोक्स 25%, सेकेंडरी कहां तक पहुंच गया, अप्रोक्स 20%, बड़ा कौन सा, लगभग 55% कौन सा हो गया, टर्शियरी सेक्टर। तो देखिए अब ये इंक्रीज और डिक्रीज जो हुआ, खेल हुआ, ये एक बार समझ लें थोड़ा सा, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको लिखना क्या है। जब क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो लिखना क्या है, क्या चीज आपको क्वेश्चन में अपने मेंशन करनी है आंसर में। देखिए देयर हैज बीन अ स्लाइट शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू टर्शियरी सेक्टर, जबकि बढ़ना क्या चाहिए था, प्राइमरी से लोग कम होते, प्राइमरी कम होता, बढ़ना क्या चाहिए था, सेकेंडरी बढ़ता, और कुछ पार्ट क्या बढ़ता, टर्शियरी बढ़ता। नहीं आइडियल कंडीशन क्या है, प्राइमरी बढ़े, उस पर डिपेंडेंट है सेकेंडरी तो वो भी बढ़ेगा थोड़ा, और उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन सा, टर्शियरी, तो ये बढ़ेगा। ये एक ऐसा रेशियो होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, हमारे यहाँ प्राइमरी कम हुआ, सेकेंडरी बढ़ा और टर्शियरी भी बढ़ गया। लेकिन ये आइडियल कंडीशन हमारे यहाँ पूरी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, उसका कारण है हमारे यहाँ ये तो बढ़ा नहीं, ये तो एक तरीके से बढ़ना चाहिए था, वो हुआ क्या, कम, लेकिन हमारे ये बढ़ गया। तो ये शिफ्ट कहाँ हो गया बच्चों, टर्शियरी में। यानी कि इंडिया में आइडियल कंडीशन क्या हुई, 1973 से 2003 यानी कि 3 डिकेड्स में क्या हुआ, क्या चेंजेस आए, भैया देयर हैज बीन अ शिफ्ट फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द प्राइमरी टू द टर्शियरी सेक्टर। हाँ, यानी कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स डेवलप ही नहीं हो पाए, इसी वजह से हम प्रोडक्शन में भी आज पीछे हैं, क्योंकि हम ज्यादातर चीजें कहां से खरीदते हैं, चाइना से खरीदते हैं, और इंडिया में क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि हम लोग आईटी फील्ड में आगे रहे हैं, यानी कि इंडिया आईटी फील्ड में आगे गया, जिसमें कंप्यूटर सर्विसेज इनको बढ़ावा मिला। इसके अलावा जो कस्टमर केयर होते हैं ना, कस्टमर केयर सेंटर्स, कस्टमर असिस्टेंट या फिर कस्टमर केयर सेंटर्स जिसको बोलते हैं, जिनको स्टैंडर्ड नाम है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटपुट्स या आउटकम्स, बीपीओस बोलते हैं उनको, है ना, ये हमारे यहाँ बढ़ गए, आरामदायक जॉब थे इसलिए लोगों ने इसको प्रीफर किया। आगे चलते हैं, देखते हैं एक चीज और कि रुपीस में कितना हुआ, ये आप देखिए, यानी कि जो 1973 तक 30,000 करोड़ रुपीस का टोटल जीडीपी हुआ करता था, उसमें देखो मैक्सिमम जो है ना वो ये वाला पार्ट है, यानी कि पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा कौन सा है, सेकेंडरी। लेकिन यहाँ पे देखिए पहला कौन पहुंच गया, टर्शियरी सेक्टर, फिर उसके बाद लगभग आधा आधा कौन शेयर कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो यहाँ पर 21,000 नहीं 2,10,000 करोड़ रुपीस की बात हो रही है यहाँ पर, इतनी मोटे पैसे की बात, सोचो गिनते कैसे होंगे। मैं एक बार पढ़ा था तो यही ग्राफ में डिस्कस कर रहा था बुक से, तो पूछा, बोलता है सर गवर्नमेंट इतना पैसा गिनती कैसे होगी, कमाल की बात है।
2,10,000 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ रुपए गिनने में तो मतलब कई दिन लग जाएंगे। इतना पैसा कैसे बेटा? क्योंकि ट्रांजेक्शन, इसका आंसर ये है क्योंकि ट्रांजेक्शन किस में होता है, ज्यादा ट्रांजेक्शन डिजिटल होता है, तो कंप्यूटर गिन के देता है, इसलिए कंप्यूटर्स वगैरह लगा के रखती है गवर्नमेंट। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो इस बुक का नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ किसके टाइप? एम्प्लॉयमेंट। पहला एम्प्लॉयमेंट होता क्या है कि लोग काम कर रहे हैं, वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट। यानी जो उसकी कैपेबिलिटी, उसके साथ वो अर्निंग कर रहा है, अपना काम कर रहा है और टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, स्किल है उसके पास, कोई टैलेंट है, उसको यूटिलाइजेशन कर रहा है, उसके बदले में क्या मिल रहा है उसको? पैसा। वो क्या है उसका? एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के अपोजिट एक टर्म आती है कौन सी? इसमें अगर हम एक और लगा देंगे अन, यानी इसका क्या हो गया? अपोजिट। तो मैंने बताया उसकी जो स्किल है, टैलेंट है, उसको यूज करके वो पैसा कमा रहा है, तो वो तो हो गया एम्प्लॉयमेंट। और नहीं कमा रहा तो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या? कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू जॉबलेसनेस, यानी कि जहाँ पे जॉब नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि जो बिना जॉब के, बिना रोजगार के है, ठीक है, वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। वो कंडीशन को कहते हैं क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि जॉबलेसनेस की कंडीशन क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ स्टेट वेयर अ पर्सन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इज अनएबल टू फाइंड इट। मान लीजिए मुझे जॉब चाहिए, है ना, और मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो क्या होगा? वो अनएम्प्लॉयमेंट। मान लो मुझे जॉब चाहिए ही नहीं, मैं मतलब बहुत आलसी किस्म का हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि भैया मैं जॉब करना ही नहीं चाहता, और बाजार में है भी नहीं, तो क्या मैं अनएम्प्लॉयड हूँ? नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास कोई डिग्रीज हैं, स्किल है, टैलेंट है उस चीज को काम करने का, मेरा मन भी है कि नहीं भैया मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं नौकरी कर लूंगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा? लेकिन फिर भी मतलब मेरा मन है, लेकिन फिर भी सामने जॉब नहीं है, मेरे को जॉब ढूंढने से भी नहीं मिल रही, तो वो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी। कॉस्ट ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्रास्टिक चेंज इन वर्किंग एटमॉस्फेयर। अब इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, फिर आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। थोड़ा ये चैप्टर ना थोड़ा लेंदी होगा, ये मैं मानता हूँ, कारण है क्योंकि इस पर और भी आने वाले चैप्टर्स डिपेंडेंट है। अगर आप ये चीजें समझ गए तो आप बहुत कुछ इकोनॉमी में समझेंगे, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में चैप्टर्स को और चीज़ों को खत्म किया जाए, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स खत्म कर रहे हैं सिर्फ किसके लिए? व्यूज़ के लिए। मेरे को बहुत सारे लोगों का सजेशन आया कि सर इतनी लंबी लंबी, कुछ वीडियोस मेरी बहुत लंबी थी, कि सर इतनी लंबी लंबी वीडियोस क्यों बना रहे हैं आप, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, आपको यूट्यूब रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, फॉरवर्ड नहीं करेगा। मुझे उसकी चिंता नहीं है, मेरा सिर्फ इतना सेंस है इन वीडियोस को बनाने का कि भाई जो भी पढ़ रहा है, जब वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर देने के लिए बैठे, तो कोई उसको ऐसा पॉइंट नहीं लगना चाहिए कि भाई हम उनके चैनल से पढ़ के आए थे या मोटा भाई क्लासेस से हमने पढ़ा और भाई हमें ये चीज़ वहाँ पे नहीं मिली, हमारे हमको उसके उनके कंटेंट से ये चीज़ हमारे एग्जाम में फंसी नहीं। मैं सिर्फ इतना सब मोटिव है, चाहे वो 10th वाला बच्चा पढ़ रहा हो या किसी कंपटीशन वाला जो एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहा हो अपनी, मेरा बस इतना सेंस है कि भाई जो भी कंटेंट है एनसीईआरटीज़ में वो कम से कम एटलीस्ट हम पूरा डिलीवर करें, बच्चे बच्चे समझ में आना चाहिए। ठीक है, पहला कॉज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है कि भैया महंगाई, जिसको हम बोलते हैं क्या? महंगाई, है ना, जो एक सेंस होता है उसको हम उसमें बोलते हैं इन्फ्लेशन को क्या? महंगाई। यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं प्रोड्यूस हो रही हैं, उनके मनी के कंपैरिजन में उनकी क्या है? वैल्यू बढ़ गई है, और मनी की वैल्यू क्या हो जाए? कम। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं अगर बात करूं, ईयर लिया मैंने 2005, यहाँ पे एक पार्ले जी का बिस्किट, इतना बड़ा बिस्किट आता था सिर्फ 2 रुपए का। कितने का? 2 रुपए का। लेकिन आज मैं बात करूं 2024 में, सेम ये बिस्किट कितने का आ रहा है? 5 रुपए का। अब क्या हुआ? इन्फ्लेशन। क्यों? जो प्रोडक्ट था वो सेम है, ये दो कंपेरिजन करोगे दोनों सेम है लगभग, है ना, लेकिन इनके कंपेरिजन में, प्रोडक्ट के कंपेरिजन में जो मनी की वैल्यू कम हो गई। सर यहाँ तो पैसे बढ़े हैं, 2 रुपए से 5 रुपए हो गया। देखो एक चीज समझो, अगर 2 रुपए की वैल्यू उतनी ही होती जो करेंसी है, तो भैया बिस्किट की वैल्यू बढ़ती नहीं, अब पैसे की वैल्यू कम हुई ना। अब मुझे वही बिस्किट खरीदने के लिए पहले 2 रुपए देना पड़ रहे थे, अब देने पड़े 5 रुपए। यानी क्या हुआ? पैसे का जो करेंसी उसकी वैल्यू डाउन हो गई, और जो वो सामान है उसकी वैल्यू उतनी ही मानी हमने तब। दूसरी कंडीशन कि प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ गई, और जो पैसा है वो हमने स्टेबल माना, कि हमने 2 रुपए से बात किया, 2 रुपए में आप कितना बिस्किट आएगा? पहले 2 रुपए था, अभी भी हम 2 रुपए मान रहे हैं, तो कितना बिस्किट आएगा कुल? इतना। देखो 40% पार्ट। सोचो, कहीं ना कहीं मनी की वैल्यू डाउन हुई है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? इन्फ्लेशन। होता क्या है इसमें? प्राइसेस की जो सामान है उसकी वैल्यू बढ़ती है। मैं लिख दे रहा हूँ, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। आगे है यहाँ पर एक ड्रास्टिक चेंज इन वर्किंग एटमॉस्फेयर। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट? जैसे कि देखो, पहले बैंक्स में काम किससे होता था? ह्यूमंस करते थे, दे आर रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स। कहीं पे गड्ढा खोदना होता था, ह्यूमंस कर रहे हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय नाउ
जेसीबीज, तो ये क्या है, वर्किंग कंडीशन की वजह से, यानी जो लोग वही काम करने के लिए तैयार है, हाथ से खोदने के लिए तैयार है, कोई गड्ढा बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो लोग उसी काम में स्किल्ड होंगे। बट चूंकि जेसीबी आ गई, कंप्यूटर्स आ गए, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ 2 पॉइंट है, इन्फ्लेशन और ड्रास्टिक चेंज इन वर्किंग एटमॉस्फेयर, ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें बात करते हैं, एक टर्म आती है, ये तो हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, 2 टाइप का होगा, विजिबल जो दिखता है, और इनविजिबल मतलब तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अंडर एम्प्लॉयमेंट के 2 टाइप्स, विजिबल और इनविजिबल, यानी जो दिखता है, एक हमें दिखेगा, हम जब समझने की कोशिश करें, एक होता है छुपा हुआ जो हमको दिखेगा कम। तो क्या होता है, इट अकर्स व्हेन देयर इज मिसमैच इन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब स्किल रिक्वायर्ड, यानी कि किसी को ज्यादा स्किल है, यानी कि स्किल तो है ज्यादा, है ना, लेकिन जॉब मिली उसको उस स्किल के हिसाब से लो लेवल की, पहली चीज। दूसरा, स्किल है किसी का कम, लेकिन जॉब मिल गई उसको बड़ी लेवल की। आपने देखा उसके बाद लोग पैसा देकर करप्शन करके चले जाते हैं। तो वही है अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब अकर्स व्हेन देयर इज मिसमैच इन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब स्किल्स रिक्वायर्ड, यानी जो भी जॉब स्किल्स हैं, जो भी हमें चाहिए, उसमें चीजें का तालमेल नहीं बनना है, यानी जॉब और स्किल के बीच में तालमेल नहीं बनना, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। 2 टाइप की, विजिबल, विजिबल रेफर्स टू व्हेन अ पर्सन हु कुड विलिंगली डू अ फुल टाइम जॉब इज एम्प्लॉयड पार्ट टाइम, यानी कि एक इंसान जो ज्यादा टाइम पे काम कर सकता है, फुल डे काम कर सकता है, लेकिन उसको क्या हुआ है, फुल टाइम वाले को क्या दे रखा है, पार्ट टाइम काम करवा रहे हैं, यानी उसकी एफिशिएंसी है पूरे दिन काम करने की, लेकिन काम कैसे करवाया जाता है, हाफ टाइम, यानी पार्ट टाइम में। इनविजिबल कौन सा होगा, अकर्स व्हेन अ एम्प्लॉय इन फुल टाइम जॉब डज नॉट यूज देयर स्किल, यानी एक एम्प्लॉय जो फुल टाइम के लिए रखा हुआ, लेकिन वो अपने स्किल का यूज नहीं कर रहा, यानी कि एक तरीके का करप्शन का टाइप, यानी क्या, काम तो पूरे दिन का है, लेकिन अपने स्किल का यूज नहीं कर रहा। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देखते हैं, बैंक्स वगैरह में बैठे रहते हैं, लेकिन काम नहीं करते, यानी कि पूरे दिन का लिए एम्प्लॉयड है, ही और शी इज एम्प्लॉयड फॉर द फुल टाइम जॉब, बट दे आर नॉट यूजिंग देयर स्किल्स। आगे है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कौन सा डिस्गाइज्ड, इसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न, यानी कि जो दिख रहा है, जितने लोगों की जरूरत है, जितनों की क्या है, नीड है, जितनों की क्या है, नीड, पर काम करने वाले वहां पे कितने हैं, काम कर रहे हैं उससे कई ज्यादा लोग। एग्जाम्पल, फार्मिंग एक्टिविटीज, यानी कि एग्रीकल्चर, आपने देखा होगा जहाँ पे 2 लोग भी काम अगर चाहें तो लगातार 1 महीने तक काम कर सकते हैं, बट अपने फैमिली के रिलेटिव्स को, आसपास के लोगों को लगा करके जितने काम को 2 लोग कर सकते थे, उतने काम में कम 5-6 लोग लगे जाते हैं, या 10 लोग लगे हुए हैं, तो बाकी के 2 के अलावा जो लोग लग रहे हैं वो क्या है, दे आर कंसिडर्ड इन द टाइप ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल 6 people आर डूइंग वर्क विच कैन बी डन बाय 2 people, 2 लोगों का जो काम है 2 लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे 5, 6, 10, 20 लोग लगे हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक आगे एक्ट आया, चूंकि बहुत सारे टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में चल रहा था, तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ करना चाहती थी जिससे भाई जिन लोगों पर काम नहीं है उन लोगों को काम मिल जाए। स्पेशली जो कंडीशन अराइज हो रही थी वो हो रही थी गांव वाले एरिया में, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई सिटी में तो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं काम मिल ही जाता है, बट गांव में लोगों को काम ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा काम का जो काम ढूंढने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं, है ना, उसको भी देखना है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में पैसा खर्च करने से बढ़िया है कि लोगों को रोजगार देकर काम कराओ, फिटनेस मेंटेन रखो, काम भी करेंगे और काम के बदले में क्या मिलेगा उनको, पैसा, और दूसरी तरफ से क्या होगा, गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ काम भी होएगा, है ना, फ्री में पैसा देने से तो अच्छा था। तो इसलिए गवर्नमेंट लेके आई कौन सी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका बेसिक नाम था क्या था, नरेगा, NREGA, फुल फॉर्म ऊपर लिखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन क्योंकि गांधी जी की परिकल्पना थी कि भैया ग्राम स्वरोजगार रोजगार होना चाहिए, लोग गांव में सशक्त होने चाहिए, जिससे लोग कहाँ माइग्रेट ना करें, सिटीज में। और इस स्कीम के बाद जो गवर्नमेंट थी उसने कहा भैया लोगों को माइग्रेट करने की जरूरत नहीं, क्यों, तुम भूखे नहीं मरोगे गाँव में, खेती करो, उसके बाद खेती में भी कुछ नहीं बच रहा है तो कम से कम 100 दिन का तो हम पैसा देंगे। ओह शिट, मैं तो प्रोविजन बता दिया इसका, कोई बात नहीं, आपको पता चलेगा जल्दी, हम जब पढ़ेंगे भी इंटरेस्ट आएगा, ये 100 दिन का पैसा देंगे, तो लोगों को लगा हाँ इंटरेस्टिंग है। लेकिन कहाँ पे ये मनरेगा जो स्कीम है कब आई, पूछता है ये बोर्ड में 2005, और स्पेशली किस एरिया में ये लागू होती है, रूरल एरिया में, कहाँ नहीं होगी, अर्बन में ये लागू नहीं होगी, वहां पे और स्कीम्स होती हैं, अर्बन में ये लागू नहीं होगी, कहाँ पे लागू होगी, रूरल एरिया में। तो देखते हैं, इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, और कब आया 2005। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ implementing the right to work, किसके अंडर आया, राइट टू वर्क इन अबाउट
625 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले कहाँ है आपका, कमेंट बॉक्स में आप ये आंसर देंगे कि सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ। मैं भी तो देखूं आप कितने ध्यान से लेक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ, इसका प्रोविजन क्या था, अंडर मनरेगा ऑल दोस हु आर एबल टू वर्क ऑन आर इन नीड और आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरिया, यानी कि जिन लोगों को काम की तलाश है, दे आर गारंटेड क्या 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। एक साल में कितने दिन का रोजगार देगी गवर्नमेंट, कम से कम 100 दिन का। कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। आगे, इट इज इफ द गवर्नमेंट इज फेल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। तो गवर्नमेंट फेल हो जाती है भैया एम्प्लॉयमेंट देने में, लोगों को रोजगार नहीं दे पाती, तो गवर्नमेंट क्या देगी आपको, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस में क्या क्या मिलेगा आपको, बताओ भाई क्या मिलेगा, 100 दिन का पैसा, यानी कि जो भी अलाउंसेस के हिसाब से आपको पैसा पर डे मिलता होगा, पर डे चार्जेस मिलते होंगे, उसका 100 दिन का पूरा पैसा आपको बिना काम किए गवर्नमेंट आपको देगी। क्यों देगी, क्योंकि गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड यू 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दिस वाज अ प्रोविजन ऑफ मनरेगा। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया है ये बेटा, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, स्मॉल क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग, तीनों में पूछा जा सकता है। स्पेशली केस बेस्ड क्वेश्चन जो है उसमें भी पूछा जा सकता है। कौन सा, केस बेस्ड, इन सभी में ये पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं, इसको हटा देते हैं, नहीं तो बेकार लगेगा जब पीडीएफ आपको मिलेगी, तो पीपीटी जब मिलेगी आपको ये इसकी बनी हुई। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सेक्शंस ऑन द सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। जो मैं शुरू में बताया था कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन आप भूल गए होंगे शायद, तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए याद दिलाता हूँ कुछ। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने कंप्लीट कर लिया। अब एम्प्लॉयमेंट जो कंडीशंस हैं उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि सेक्टर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से हमने पढ़ा है वहां पे, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब सब चीजों को सही तरीके से संभाल के चलना, संभाल के रखना, सही जगह पर रखना, वो सब चीजें। यानी कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कैसे बात करेंगे, भाई जो भी चीजें मतलब सही सजी संभली हुई होती हैं, जो बात मान के रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन तरीके से की जाती है, यानी कि गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको पूरी तरीके से फॉलो करके जो एक्टिविटीज चलती हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड, और जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो देखते हैं क्या है इसमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मीनिंग क्या है, द सेक्टर इन विच द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड। पहला जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है, पहले से आपसे एग्रीमेंट हो जाएगा कि भैया क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। एंड एम्प्लॉइज हैव अश्योर्ड वर्क, यानी क्या है, दे हैव अश्योर्ड वर्क, यानी गारंटेड काम मिलेगा उनको। ऐसा नहीं है 2 दिन काम कराएगा मालिक और 2 दिन के बाद कहेंगे भैया आप 2 दिन के लिए मत आना, नहीं, कंप्लीट मतलब जो एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग काम करवाएगा। दूसरा अश्योर्ड वर्क, यानी गारंटेड काम आपको मिलेगा उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए जितने के लिए आपका एग्रीमेंट हुआ है। दूसरा फीचर, इट इज गवर्न्ड बाय वेरियस एक्ट्स लाइक फैक्ट्री एक्ट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एटसेट्रा। इन जो गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं अलग अलग फील्ड के अलग अलग चीजों के लिए, उनसे ये क्या है, इट इज गवर्न्ड बाय दोस रूल्स। दूसरा, गवर्नमेंट रूल्स आर स्ट्रिक्टली फॉलोड। तीसरा, रिम्यूनरेशन, यानी कि मंथली जो सैलरी होती है वो किस हिसाब से मिलेगी, मंथ वाइज मिलेगी, या फिर जो भी आपका एग्रीमेंट है 15 दिन के हिसाब से, 1 महीने के हिसाब से, जो भी एग्रीमेंट है उस हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। जॉब सिक्योरिटी होती है, बिल्कुल रेगुलर जॉब रहती है। वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं कि भैया इतने घंटे काम करना है। ओवर टाइम, अगर आपको ओवर टाइम करवा रहा है आपका जो भी ओनर है तो आपको क्या देगा, अलाउंसेस देगा। कौन से, ओवर टाइम अलाउंसेस, पेड रिम्यूनरेशन फॉर द ओवर टाइम। आगे, सैलरी ऑफ वर्कर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के लॉज बने हैं उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी डिसाइड है उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बाय द एम्प्लॉयर, यानी जिसने आपको एम्प्लॉयमेंट दे रखा है वो कंट्रीब्यूशन करेगा, ये बिल्कुल करेगा। मालिक जो होता है वो पीएफ में आप जितना पैसा आपका काटेगा उतना ही खुद भी जमा करता है, यानी ही और शी विल आल्सो बी द कंट्रीब्यूटर टू द पीएफ फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रोविडेंट फंड की।
तो ये सब किसकी बात थी, ऑर्गेनाइज सेक्टर। रिवीज कराता हूँ, ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे वर्किंग जो टर्म्स एंड कंडीशन है फिक्स है। कैसी टर्म्स एंड कंडीशन है, फिक्स्ड है। दूसरा एम्प्लॉयज एश्योर्ड वर्क है, यानी गारंटेड काम है। दीस आर गवर्न बाय वेरियस एक्ट्स, और जो भी गवर्नमेंट रूल्स हैं दे आर स्ट्रिक्टली फॉलोड। सैलरी कैसे मिलेगी, मंथ वाइज मिलेगी, जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से। जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल है, जॉब सिक्योर्ड होती है। वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, अगर ओवर टाइम कराएंगे तो ओवर टाइम के लिए अलग से पैसा मिलेगा। सैलरी ऑफ वर्कर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, और जो एम्प्लॉयर होता है उसका पीएफ में भी कंट्रीब्यूशन होता है, वो जमा करता है। दूसरी तरफ बात करेंगे हम किसकी, इसलिए मैं टेबल बनाई क्योंकि कई बार बोर्ड ने पूछा है, तो इसके लिए हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या है। दिस सेक्टर, द सेक्टर दैट कंप्राइजेस ऑफ क्या, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस और यूनिट्स आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। यानी कि स्मॉल सेक्टर यूनिट्स हैं, छोटे छोटे काम हैं, जैसे कि किसी ने छोटा सा एक प्रोडक्शन हब डाल लिया, खाने पीने की शॉप चालू कर ली, छोटा सा एक ऑफिस डाल लिया, दुकान खोल ली, तो वो सब क्या है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में आते हैं। वो किस में आएंगे, सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। और दूसरा वो भी काम दैट आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। दूसरा गवर्नमेंट बाय, क्या गवर्नमेंट एक्ट से गवर्नड होते, नहीं होते, दे आर नॉट गवर्नड बाय एनी एक्ट। कोई भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम उसको गवर्न नहीं करते। गवर्नमेंट रूल्स आर नॉट फॉलोड। वेजेस जो होंगी, रिम्यूनरेशन जो होगा, वेजेस होंगी वो कैसी होंगी, डेली वेजेस। कैसी होंगी, डेली वेजेस। जॉब सिक्योरिटी फिक्स नहीं, आज जॉब है कल नहीं है, हो सकता है 1 महीने तक लगातार रहे किसी के पास जॉब, 6 महीने तक घर पे बैठा हुआ है, जॉब ही नहीं है उसके पास, यानी कि जॉब सिक्योरिटी इज नॉट प्रोवाइडेड। वर्किंग आवर्स आर आल्सो नॉट फिक्स, हो सकता है कभी 2 घंटे के लिए जॉब मिले, हो सकता है कभी 10 घंटे काम करना पड़े, 15 घंटे काम करना पड़े। ओवर टाइम, नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, कोई प्रोविजन नहीं है, अगर आप ओवर टाइम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। सैलरी ऑफ वर्कर्स it is usually less than the salary prescribed by the government। आपने लोकल मार्केट में देखा होगा। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बाय द एम्प्लॉयर, नो, कोई पीएफ में कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर जो नौकरी दे रहा है आपको, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। तो देखते हैं दोनों में कंपैरिजन करते हैं, तो ये दोनों में क्या अंतर है। देखो, इसमें फिक्स्ड टर्म्स एंड कंडीशन होती है, इसमें नहीं होती, ठीक है। ये बड़ी यूनिट्स के लिए यूज होता है, स्पेशली दोस्त रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। और यहाँ पे क्या, दोस्त यूनिट्स विच आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें बहुत सारे एक्ट्स फॉलो होते हैं, इसमें फॉलो नहीं होते, यानी इट इज नॉट गवर्नड बाय एनी एक्ट। गवर्नमेंट रूल्स फॉलो होते हैं, यहाँ पर नहीं होते। डेली जो रेम्यूनरेशन है, यानी कि जो भी काम करना है उसके बदले में भत्ता जो भी है वो रेगुलर मंथली सैलरी होती है, इसमें नहीं होता। वर्किंग आवर्स इसमें फिक्स्ड है, इसमें नहीं है। अगर वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है तो जो एक्स्ट्रा काम करेगा उसके लिए अलग से पैसा मिलेगा, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। और सैलरी ऑफ वर्कर्स, जो सैलरी है वो क्या होती है, किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाएगी और जो भी वेजेस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगी, यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर ज्यादातर हमेशा क्या होता है, जो सैलरी है हमेशा कम होती है। आप देखो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, इसलिए सब गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं ज्यादातर, क्यों, क्योंकि जो भी सेक्टर है कैसा है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे आप रेलवे देखो, पुलिस देखो, आर्मी देखो, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कैसे हैं, ऑर्गेनाइज्ड। बाकी कैसे हैं, ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड, वहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। आप देखिए लोकल मार्केट जो होती है, जो लोग काम करते हैं, उनको हमेशा जो भी प्रिस्क्राइब्ड होता है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, उससे बहुत कम पैसा मिलता है। मैं एक टीचर हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि मतलब जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाली चीजें अप्लाई होती हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको वैसे ही भत्ते मिलते हैं। लेकिन जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनको क्या होता है, वो सारे वो एक तरीके क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, छुट्टी करेंगे तो उसका भी पैसा कटेगा, है ना। तो और उनको कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता पीएफ में, इवन दे आर पेड वेरी लेस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, मेजर्स टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इन जो हमने अभी देखा ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसमें भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन, है ना। तो एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे भाई, कुछ हम मेजर्स अपनाएंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे, और उससे क्या करेंगे, हम एक्सप्लॉइटेशन को वर्कर्स के रोकने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स अपनाए हैं। फार्मर्स शुड बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ द एग्रीकल्चर इनपुट्स। यानी फार्मर्स को कुछ ऐसी फैसिलिटीज देनी चाहिए भाई जिससे कि एग्रीकल्चर इनपुट्स उनको टाइम से मिल जाए। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक मेजर अपनाया, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी बोलते हैं, है ना। उसमें क्या है, फार्मर्स को एक क्रेडिट कार्ड दे दिया, भैया जब तुम्हें जरूरत पड़े सामान खरीदने की, तुम्हारी इतनी 5 लाख रुपए तक की लिमिट है, आप इसको कभी विड्रॉल करिए और जब फसल हो जाए तो बिना इंटरेस्ट इसको जमा भी कर सकते हो। अच्छी फैसिलिटी थी। सीड्स, सामान खरीदने के लिए, देखो मशीन खरीदनी है तो
बीज खरीद के लाए तो, सीड्स खरीदने तो, क्रेडिट यानी कहीं उधार देना है लेना है उसके लिए, स्टोरेज करनी है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट। और इवन मार्केटिंग, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट आजकल बहुत सारे चैनल चला रही है जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देकर के उन चैनल को चलाती है, उसमें बताती है, किसान चैनल होते हैं बेसिकली वो, उनको बताती है किसान को भैया कहाँ तुम्हें फसल बेचनी चाहिए, कहाँ महंगी है, किस मंडी का रेट क्या है, रेडियोस के हेल्प से भी उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, which will also help the casual workers। आगे चलते हैं, सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा, ओनरशिप। दो हमने देख लिए, दो सेक्टर कौन कौन से, वो आप रिवाइजन करेंगे दोबारा से अगर भूल गए तो। तीसरा देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी मालिक कौन है। तो इसमें तीन तरीके के इस पार्ट को, इस सेक्टर को डिवाइड किया तीन पार्ट्स में, प्राइवेट, पब्लिक और तीसरा जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट कौन सा होगा, जिसकी ओनरशिप एक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइवेट सेक्टर यूनिट। लेकिन जिसकी ओनरशिप पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के से हमसे है ना, पब्लिक से ही तो गवर्नमेंट है, इसलिए पब्लिक सेक्टर में कौन सा होगा, जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, यानी जॉब्स में भी जिस सेक्टर में ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, यानी मेजोरिटी यानी कि मेजोरिटी शेयर्स किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, दैट विल बी कॉल्ड एज कौन सा, पब्लिक सेक्टर। लेकिन जहां पर दो सेक्टर यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करें वो कौन सा होता है, जॉइंट सेक्टर। कौन सा होता है, जॉइंट सेक्टर, जिसमें कि हम एक वर्ड यूज करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये कौन सा है, दीज आर ओन बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट कैसी, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, और इट एम्स एट सोशल वेलफेयर। इनका काम क्या होता है, लोगों का वेलफेयर, ना कि नॉट द प्रॉफिट, पैसा कमाना काम नहीं है। आप देखिए एग्जांपल बीएसएनएल कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैसिलिटीज पहुंच पाए, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, पब्लिक सेक्टर। दूसरा कौन सा, प्राइवेट सेक्टर, दीस आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इट एम्स एट मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो यहाँ पे मैं किसकी बात करूंगा, फोर्टिस हॉस्पिटल, मेदांता ग्रुप, प्राइवेट है ना बेटा, सीधी बात है, ये अपने प्रॉफिट की भी बात करेंगे, घाटे में तो जाएंगे नहीं। इसके अलावा एक और है मेट्रो हॉस्पिटल जो कि हार्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ पे मैंने बीएसएनएल की बात की तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जियो, एयरटेल एटसेट्रा। देखिए बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान बहुत सस्ते हैं क्योंकि जिससे कि सभी लोग एक्सेस कर पाए उसको। आज भी गांव में या बूढ़े बुजुर्ग लोग जो पैसा खर्च नहीं करना चाहते आज भी बीएसएनएल चला रहे हैं, जबकि उनको पता है कि सर्विसेज अच्छी नहीं है। हालांकि प्रेजेंट टाइम 2024 में सर्विसेज इंप्रूव हुई है, लेकिन जिन लोगों को सर्विसेज बहुत अच्छी चाहिए, टावर चाहिए, तो वो लोग कौन सी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, वीआई। लेकिन अब हम बात करें किसकी, जॉइंट सेक्टर की। इट इज ओन्ड बाय बोथ, यानी कि गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल, चाहे एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी दोनों लोग, दोनों ही यूनिट्स यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों जिसमें मिलकर काम करेंगे वो कौन सा होगा, जॉइंट सेक्टर। कौन सा सेक्टर है वो, मैं शायद इसको शेड करना भूल गया। तो ये कौन सा सेक्टर है बच्चों, जॉइंट सेक्टर। पहला कौन सा हो गया, पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर, तीसरा जॉइंट सेक्टर। इसमें क्या होगा, जैसे कि जो भी चीजें विच आर लॉन्च्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एग्जांपल जैसे कि आजकल जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है ना, वो किस पर है, इसी मॉड्यूल पर बेस्ड है। उसको रेगुलेट कौन करेगी, गवर्नमेंट, लेकिन कितनी उसकी चार्जेस होंगे, टिकट चार्जेस होंगे, कितना क्या फैसिलिटीज देनी वो कौन करेगा, प्राइवेट एजेंसी करेगी, ग्रुप करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो इस मॉड्यूल पे काम करती हैं। तो इसी के साथ ये तो लास्ट स्लाइड थी, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कोई चीज़ में रहेगा ही हो, अगर आपको लगती है समझना है, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए। और आई होप कि आपको कंटेंट पसंद भी आ रहा हो, क्योंकि ये कंटेंट मैं खुद ही बनाता हूँ, पूरा एनसीईआरटी पिकअप कंटेंट है विद द बैकअप ऑफ पीवाईक्यूज। और अभी पीवाईक्यूज इसके बाद में डिस्कस करेंगे सभी चैप्टर्स होने के बाद, और जब तक आपके शायद हो सकता है प्री बोर्ड से स्टार्ट हो तब तक हम पीवाईक्यूज डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। अभी बेसिकली एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं चैप्टर की, डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है चैप्टर के बारे में, जो कि हमारे सीबीएसई के जब हम पेपर देंगे यानी कि क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे तो हमें हेल्प करेगा वहाँ पे पूरे इस माहौल को समझने में, कैसे हम उसका आंसर्स को लिखेंगे, क्या टॉपिक्स था, क्या उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, वो सब चीज़ें। तो आई होप कि आप सभी को कंटेंट पसंद आ रहा होगा, आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा कंटेंट ऐसे ही देखते रहिए। देखने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में पिन अप कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल मोटा भाई क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।